नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी हिस्ट्री का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन करते हुए हम लोग ये देख रहे हैं, डिस्कस करते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा रेशियो रख रहा है या ज़्यादा वेटेज दे रहा है। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किए हैं, इसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर ने मैचिंग मैचिंग टाइप के पूछ रखा है। यानी कि उसमें 2 कॉलम होगा, एक कॉलम में कुछ घटनाएं लिख देगा और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित कोई पार्टिकुलर या तो फन लिख देगा, इसको मैच करो, या तो कोई यात्री आया है वो किसके समय में आया है, आगे ऊपर नीचे करके यात्रियों के नाम लिख देगा और किसके समय में आया है शासक के नाम लिख देगा, और या तो कहाँ से आया है ये लिख के एग्जाम मैचिंग के लिए वाला क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। और इसके अलावा एग्जामिनर ने जो वेटेज रखा था क्वेश्चन का वो ये था कि क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन ये थे कि एग्जामिनर 4 घटनाएं दे देगा, आपके सामने 4 घटनाएं रख देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना इसके बाद में हुई थी। और कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ने फैक्ट बेस भी रख रखा था, जिसको हम वन लाइनर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो अपठित गद्यांश में से है। यानी कि ऐसे गद्यांश से एग्जामिनर आपको ऐसे गद्यांश दे देगा कि जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है और एग्ज़ाम हॉल में ही बैठकर आपको पढ़ना है और उसी में से उसका आंसर निकालना है। तो आज हम लोग देखेंगे आप लोग इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि जिसको इसका आंसर निकालना मालूम होगा वो इसका आंसर तो बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से दे देगा, और जिसको नहीं पता हो मालूम होगा कि कैसे इसका आंसर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसके लिए स्टेटमेंट दी हुई है। कुछ टीचर आपको कहेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना, तब आसान रहेगा। कुछ टीचर के कहते हैं कि पहले स्टेटमेंट पढ़ लो फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपको आंसर देना आसान रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको जानना जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो स्टेटमेंट है कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। कि अंग्रेज तो चले गए, जाते जाते वो शरारत का बीज बो गए। यानी कि कैसे क्या कर गए कि कॉम्युनल यानी कि जो कास्ट वाइज वोटिंग थी उसके लिए कि भाई हिंदू अपना अलग वोटिंग देंगे, जैसे जो 1909 का जो अधिनियम था अंग्रेजों का, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, तो उसमें अंग्रेजों ने कहा था कि मुस्लिम संप्रदाय जो हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके लिए वोट अलग से होगा और बाकी के जो धर्म के लोग हैं उनके लिए वोटिंग सिस्टम अलग से होगा। यानी कि वो डिवाइड करने वाली बात कही गई थी। 10 साल बाद इसमें और ज़्यादा रायता फैला दिया गया, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। सुधार क्या था उसमें, ये था सुधार की बजाय उसमें बिगाड़ने का काम किया गया था कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध तो नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अन्य संप्रदाय हैं इनके सबके अलग अलग वोट रहेगी, अलग अलग अपने सरकार बनेंगे। तो पूरे गद्यांश में यही बात कही गई है कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। इसके अलावा और भी कई सारी शरारतें किए हुए थे वो, कि जैसे पाकिस्तान अलग बन जाए अपना, कोई भी जो हैदराबाद सोच रहा था मैं वो अलग कंट्री बन जाऊँ। तो इस तरीके की कई सारी शरारत जो है अंग्रेज़ों का ही किया कराया था। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर स्टेटमेंट दिया है इसमें ये वोटिंग को लेकर ही ज़्यादा फोकस किया है। यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात पहले ध्यान से आप लोगों को इसको पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम वर्षों से यह सुन रहे हैं, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम एक विभाजित राष्ट्र हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? यदि ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहूँगा, लेकिन मैं इसके बारे में इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर बता दूंगा तो इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। ठीक है, इसके लिए हाँ इसके लिए भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के साथ में देखेंगे डिटेल में, है ना। लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह केवल मेरी भलाई के लिए नहीं है, अपितु आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, तब अंग्रेजों ने इस विचार को पेश किया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। खैर कोई बात नहीं, मगर अब वह अपनी विरासत को पीछे छोड़ गए हैं। अब हम इसके बाहर निकलेंगे या नहीं? अब एग्जामिनर ने आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया है और मैंने स्टेटमेंट इसीलिए पढ़ लिया कि आप लोगों को कई बार बहुत बच्चे जो है बहुत राजा बाबू टाइप के होते हैं कि उनको पढ़ना भी ना पड़े, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ के सुना दिया। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इस परिच्छेद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसका संबंध इनमें से किससे है? महात्मा गांधी से है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के है कि बी पोकर बहादुर के है कि आर बी एलेकर के है? यहाँ पर 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं या 4 क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं कि ये जो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है वो किसका है। तो आप लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन ये जो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इन्होंने ही जब संविधान सभा का डिस्कशन हो रहा था, संविधान सभा में जब बहस हो रही थी, तो एक सारी बात जो है, हालांकि गांधी जी ने, आप बहुत सारे लोग जो है हो सकता है गांधी जी को क्वेश्चन लगा के आ जाए, क्योंकि अलग से जो एक पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 1 सितंबर 1932 में, जब गांधी जी पूना की जेल, यरबदा जेल में बंद थे, वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर उनसे मिलने गए थे। तो उसमें एक समझौता हुआ था कि आप लोग अलग से अपने वोट की डिमांड मत करो, हम जो है आप लोगों के लिए अलग ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। तो हो सकता है इसीलिए कुछ लोग जो है गांधी जी को बोल कर आ जाएं, लेकिन ये जो पूरी बात है इसको जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में ये पूरी स्टेटमेंट कहा था। खड़े होकर देखे, आपके नेता भी भाषण देते हैं, तो भाषण देने का प्रचलन उसी समय से चला आ रहा है। तो उसी डिस्कशन में, उसी बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्टेटमेंट कही थी। तो आपका सही आंसर है आंसर नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक है, उसका आंसर हमें इसी स्टेटमेंट को पढ़कर देना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, कि परिच्छेद के बक्सा के अनुसार पृथक निर्वाचिका की नीति का क्या परिणाम था? कि एक सेकंड साथियों, हाँ, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जो ये परिच्छेद कहा गया है, जो बात कही गई है, आपको अपनी नॉलेज चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब आपको कोई गद्यांश देकर पूछा जाएगा तो उसी गद्यांश में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, अपनी नॉलेज को यहाँ पर इग्नोर करके रखना है। तो इसी में से हमें आंसर निकालना है कि परिच्छेद के बक्सा के अनुसार पृथक निर्वाचिका की नीति का क्या परिणाम था। यानी कि जो स्टेटमेंट में बात कही गई है, जो इस परिच्छेद में बात कही गई है, जो इस पंक्ति में बात कही गई है, जो इस गद्यांश में बात कही गई है, उसके अनुसार पृथक निर्वाचिका की जो नीति थी उसका परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए गए, ऑप्शन नंबर 1 है। और ऑप्शन नंबर 2 है कि भारत में राष्ट्रवाद में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 3 है भारत के लिए स्वतंत्रता हुआ। और ऑप्शन नंबर 4 है भारत का विभाजन हुआ। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भारत का विभाजन हुआ है कहाँ पर लिखा गया है। हाँ, ये रहा ना। और इसी के परिणाम स्वरूप, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक विभाजित राष्ट्र है। और ये देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि जो पृथक निर्वाचिका की मांग किया था अंग्रेजों ने, जो पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की थी, मांग नहीं की थी, उन्होंने व्यवस्था की थी। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। जैसे आज भारत के जो है कई सारे खंड हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सारे अभिन्न भारत के हिस्सा हैं।
चलो बर्मा तो आज़ादी के पहले आज़ादी के पहले ही वो आज़ाद हो गया था, तो उसको नहीं कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान और जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, बांग्लादेश, वो एक ही अलग निर्वाचिका का ही परिणाम था। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में वक्ता किस बात का विरोध करते हैं? देश का विभाजन, पृथक निर्वाचिका की मांग, ब्रिटिश तत्व की भूल और अफगान प्रशासन की मांग। अभी हम लोगों ने जो परिच्छेद देखा है, इसमें कुल मिला के अलग से जो निर्वाचन हो रहा है, इसी का विरोध किया गया है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 44 है। पृथक निर्वाचिका संबंधी शरारत के बीज को किसके द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है? मुस्लिम लीग के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, और बंटवारे के कारण जा रहे लोगों द्वारा, या नवाबों के राजाओं द्वारा? ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने ये विचार पेश किया है ना कि ये जो पृथक निर्वाचन की बात थी, ये तो ब्रिटिश सरकार ने ही इसको पेश किया था। तो सही आंसर है 44, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है विकल्प संख्या 2। आज जो है, क्योंकि गद्यांक में ही आंसर देना है, इसीलिए फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं समझाना पड़ रहा है। आप लोग ये ना समझें कि आज कुछ समझा ही नहीं रहा हूँ, है ना। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी जरूर रुक के समझाया जाएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 है। परिच्छेद के वक्ता के अनुसार अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका क्यों शुरू किया? विकल्प संख्या 1 है अंग्रेज अपने शासन की सुविधा के लिए। विकल्प संख्या 2 है अंग्रेज राजनीति को मजबूत करने के लिए, भारतीय राजनीति को मजबूत करने के लिए। विकल्प संख्या 3 है भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और विकल्प संख्या 4 है एक संतुलित राजनीतिक ढांचा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि परिच्छेद के वक्ता के अनुसार, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस परिच्छेद को कहा है, जो ये स्टेटमेंट दिया है, अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका की मांग क्यों की, या मांग नहीं की, इन्होंने पृथक निर्वाचिका शुरू की क्यों की थी? ये देखो यहाँ पर लिखा है अपने शासन की सुविधा के लिए। तो आप लोग मिलाकर देख लेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर मिला के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसी में से ऐसे ही क्वेश्चन आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को इसीलिए आसानी से इस कार्य में आसानी होगी, है ना। मैं तो चाहे तो मेरे तो आंसर पूरे रटे रटाए हैं, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर निशान लगा के इसलिए बता रहा हूँ कि सेम स्टेटमेंट देखो, अपनी शासन की सुविधा के लिए और अपने शासन की सुविधा के लिए सेम स्टेटमेंट लिखी गई है कि परिच्छेद के अनुसार अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका क्यों शुरू किया। हो सकता है आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ कर आए हों, लेकिन इस जो परिच्छेद में जो गद्यांश में बात कही गई है, उसमें ये बात कही गई है कि अपने शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की थी। तो साथियों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर इसके आगे के 46 से लेकर 50 तक। तो जब ये वाला डिस्कस कर लेंगे तो हमारा 2025 का जो क्वेश्चन पूछा गया था और उसके हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 2024, 2023, 22 ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। और उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और आज काफ़ी छोटा लेक्चर था, क्योंकि आज खाली परिच्छेद को पढ़कर ही जवाब देना था। कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।